वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब, 2025 सियासी एतबार से हम जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं, 2025 आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जो तब्दीलियाँ हुई हैं, गंडापुर साहब की तब्दीली हुई है, फिर नए सीएम साहब आए हैं और भी वहाँ पे वजारतें तब्दील होती रही हैं, फिर बड़ी सियासी गहमा गहमी रही है केपी में, स्पेशली पीटीआई को लेके। आपके ख्याल में सियासी इस्तेकाम रहा है केपी में या सियासी अदम इस्तेकाम का साल साबित हुआ 2025? नहीं, देखिए, जहां तक केपी में का ताल्लुक है तो ठीक है, गंडापुर साहब में 1.5-2 साल गुजारे, लेकिन ये हमने देखा कि उनकी जो लीडरशिप में वो क्रेडिबिलिटी नहीं थी अपने नीचे लोगों में। पीटीआई के अंदर बहुत शकूक व शुबात उनकी पर्सनालिटी के बारे में जो क्रिएट हो गए थे, तो बहरहाल फिर उनको जाना पड़ा। और ये अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद एक बिल्कुल यंग डायनामिक लीडरशिप जो है वो आई है केपी में, अवाम ने इलेक्ट किया और फिर वो चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। तो ये तो एक बड़े वादे वहां पे तब्दीली आई है, लेकिन ओवरऑल पीटीआई जो है, मैं देख रहा हूँ केपी के अंदर बिल्कुल यूनाइटेड है। अभी भी वो मेजोरिटी पार्टी है, डोमिनेट कर रही है प्रोविंशियल असेंबली में, और उनका लेकिन जहां तक उनका ताल्लुक है इस्लामाबाद के साथ, वो उनके नए चीफ मिनिस्टर के रिलेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। एक कहूंगा बड़ा ही लो लेवल का वर्किंग रिलेशनशिप है, इसमें बहुत बेहतरी आनी चाहिए, ज्यादा जॉइंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ। अब आधा कितना टाइम तो केपी के चीफ मिनिस्टर का लग जाता है अडयाला जेल के बाद, हर हफ्ते वो पहुंच जाते हैं, एक एक घंटे बैठे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बात सही नहीं है। चीफ मिनिस्टर अगर ये काम में लगा रहेगा तो फिर गवर्नेंस और वो जो बाकी इश्यूज है उनको भी तो उन्होंने देखना है ना, वहां पे अवाम का वेलफेयर। देखिए, मैं एक बात करता हूँ, मैं समझता हूँ कि 2026 की मैं एक बात करने लगूं, मैं ये कहता हूँ कि जो 2026 यानी कि कल ऑनवर्ड्स अगर पाकिस्तान के इदारों ने इतनी कामयाबी दिखाई है 2025 में, ऑलराउंड कामयाबी, अब उन पे ये जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान में नंबर 1 मुकम्मल अमन लाए जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तो वो सुबह शाम लगे हुए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां पे बहुत बड़ी कमजोरी देखी जा रही है, और वो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तो करना नहीं है, वो करना है हमारे इदारों ने, वही करेंगे। और वो है जनाब एहतसाब, बड़ा कड़ा एहतसाब पाकिस्तान में करप्ट इशराफिया, करप्ट माफिया के खिलाफ। वो अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कवानीन चेंज कर दिए हैं नैब को अपने सूट करने के लिए, और तरामीम सारी हो गई है, और अब जो वो चाहे वो करते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग करे, अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर भेजें, यही पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और अगर कोई एहतसाब कर सकता है तो वो हमारे इदारे ही कर सकते हैं। तो 2026 पहला ये अमन का साल डिक्लेयर होना चाहिए, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, सियासी मफाहमत का साल होना चाहिए, पीटीआई भी मुजामत को छोड़े मुफाहमत की तरफ आए, और चौथा कड़ा एहतसाब हो, किसी को ना छोड़े, एयरपोर्ट बंद कर दे, बाकी आउटलेट्स बंद कर दे मुल्क छोड़ने के, ताकि लोग भाग ना पाए, और ये बड़े बड़े मगर बच्चों को पकड़े, बड़े माफिया के लोगों को पकड़े जो आज तक बचे आ रहे हैं, या जिनको सजा भी मिली लेकिन सजा से भी वो बच के एनआरओ लेने में कामयाब हो गए। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि 2026 पाकिस्तान में एहतसाब का साल होना चाहिए, और आप देखेंगे कि इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी एहतसाब चाहते हैं, वो आप देखेंगे कैसे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2025 जो था वो सियासी एतबार से, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, केपी के हवाले से स्टेबल नहीं रहा, वो अगर सीएमशिप तब्दील हुई है तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा? नहीं, स्टेबल देखिए, केपी में स्टेबल इसलिए नहीं रहा क्योंकि वहां पे मसला है कि वो दहशतगर्दी का फ्रंट लाइन सूबा हमारा दहशतगर्दी का, वहां पे रोज वहां पे दहशतगर्दी के दूसरे हमले होते हैं। मैं बात कर रही थी तरीके इंसाफ के एंगल में। हाँ, तरीके इंसाफ में देखें, स्टेबिलिटी इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि जब अभी ये चीफ मिनिस्टर का जब री इलेक्शन हुआ है तो उसमें 91 के 91 वोट्स जो है वो चीफ मिनिस्टर को आए हैं, कोई उनका बंदा बिका नहीं है, कोई उनके बंदे ने कोई वहां पे फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना है, जो लोग समझ रहे थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, वो तमाम चीजें नहीं हुई। इसका मतलब ये कि एज अ पार्टी वो टोटली मुत्तहिद है केपी में। सिर्फ जहां कमी है वो ये है कि जरा उनके जो मामलात है विद द एस्टैब्लिशमेंट या मामलात विद द इस्लामाबाद गवर्नमेंट, वो ठीक नहीं है। उनमें एक बहुत
ऑल आउट बेहतरी आनी चाहिए 2026 में। बिल्कुल ठीक है। मियां साहब, आपके ख्याल में 2025 खैबर पख्तूनख्वा के लिए सियासी अदम इस्तेकाम का साल साबित हुआ है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है तहरीक इंसाफ के एंगल? नहीं, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को तो वहाँ कोई इंस्टेबिलिटी का सामना नहीं है, लेकिन वो गवर्नर आज की बातें भी तो 2025 में ही थी ना। एक कसौटी बना लें, यार्डस्टिक तो यही है ना कि जी आपका जो पॉपुलर वोट है क्या वो इंटैक्ट है, आपका असेंबली में पोजीशन इंटैक्ट है, जैसे फारूक साहब ने भी बताया कि 91 आउट ऑफ 100 हैं गालिबन के, कितने हैं उनके टोटल, तो उसमें मेजॉरिटी यानी कि मेजॉरिटी वास्ट मेजॉरिटी जो उनके साथ खड़ी है, तो उस लिहाज से उनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना नहीं है। वहाँ इश्यूज कुछ और हैं, जैसे कि दहशतगर्दी का इशू है और कुछ वहाँ पे कुछ सेगमेंट्स ऐसे मौजूद हैं, जैसे कि मैं सर मेरा ये मकसद किसी की दिल आजारी या हर्जा सराई नहीं है। जैसे असद कैसर साहब स्पीकर थे कौमी असेंबली के, उन्होंने हमें को 8-10 एडिटर्स को चाय पे बुलाया गवर्नर हाउस में, तो मेरे साथ एक बहुत बड़े सीनियर पाकिस्तान के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट ने पूछा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? उनका जी मैं मरकज का स्वाबी। तो मैं स्वाबी गया हुआ था इत्तेफाक से 30-40 साल पहले, तो मेरे मुंह से ऐसे ही बरजुस्ता निकल गया जिसका मकसद उनको टफ टाइम देना नहीं था। तो मैंने कहा जी वहाँ मैंने खेत देखे ऐसे तो जिंदगी में पहली दफा। उन्होंने कहा किस चीज़ के? मैं कहा जी पता चला कि वो पॉपी यानी कि अफ्यून के खेत थे, पोस्त के। तो किसी ने फिक्रा कस दिया, मैं तो ये मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। हमारे एडिटर थे बड़े सीनियर, उन्होंने कहा जी क्या आप ये कारोबार करते हैं यानी अफ्यून चर्च या इन चीज़ों का? तो वो कहने लगे नहीं नहीं। मैंने कहा जी मैं माजरत चाह रहा हूँ, मैंने तो वैसे आउट ऑफ एक्साइटमेंट कि वो जगह मैंने देखी हुई है, तो उसमें जो मैंने व्यू किया तो वहाँ पे अब वो कहने लगे नहीं अगर आप आए तशरीफ लाएं तो वहाँ मार्केट्स बन गई हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ कि अगर बेहतरी लाई जाए तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो वहाँ अब भी बड़े हावी हैं और वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं कुछ अदालती मुशगाफियों की वजह से, अगर उनको इंतजामिया पकड़ती भी है तो अगले रोज वो घर आ जाते हैं। तो इसलिए वो मैं फारूक साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि बाज़ औक़ात कुछ अदारों के अंदर का जो अदारों को कुछ तरमीम कर लें कानून में, उनको कुछ चीज़ों का मैंडेट दे दें। अब आप याद होगा आपको कि जो रूसी सदर है प्यूतन, उनको भी कुछ इस तरह इशू था कि बहुत बड़े बड़े कोई जो शराफिया में से इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, वो सीधे नहीं हो रहे थे किसी मामले में जो स्टेट को उनकी तरफ से पैसा या कंट्रीब्यूशन चाहिए थी। उन्होंने एक ही दफा वो अपने बहुत बड़े जो अरबों खरबपति जो थे टाइकून अपने पास बुलाया उसी मीटिंग में, उसके कान में कुछ कहा और वो वही था जो किसी अस्करी अदारे का सरबराही शायद कह सकता है। वहाँ चूंकि उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है ना हमसे, कोई हमारा कोई सियासतदान नहीं कह सकता, भले वो इमरान खान हो भले कोई भी हो, भले वो एब्सोल्युटली यस वाला हो या नो वाला। तो ये अदारों को कुछ थोड़ी सी, मेरा ख्याल है मैं कहता हूँ इसमें एक मैं इजाफा करूंगा, थोड़ी सी तरमीम करके कुछ चीज़ों को अब चूंकि अब अपने इस फोड़े को रिश्ते हुए नासूर को अब सर्जरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज देखें ना कौन करेगा। मैं वही कहता हूँ कि इदारों को फिर आप मैंडेट दें, फिर ऊपर एक ओवरसाइट रखें ना पार्लियामेंट की कह लें, और पार्लियामेंट भी हो ब्रॉड बेस्ड ओवरसाइट कमेटी। पार्लियामेंट जब अपने ऑन पे आना शुरू हो जाएगी तो शायद पार्लियामेंट ये सारा कुछ पार्लियामेंट नहीं आ रही ना जी, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ नून लीगी हो, नहीं जो भी सियासी जमात है आप देख लीजिए, सिवाय एक इलेक्शंस के और उसके बाद उस इलेक्शन के क्या रिजल्ट्स निकले थे हमारे मुल्क में, कौन सा इलेक्शन है जो आप गौर तो करें, हर इलेक्शंस पे हमेशा धांधली के इल्जाम लगे रहते हैं। आपके सामने पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, इस वक्त जितने भी लोग चले टॉप की लीडरशिप को निकाल लें पीटीआई की, तो जितने भी लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी पहले पीपल्स पार्टी के थे, ऐसे ही है तमाम सियासी जमातों में घूमते रहे लोग। जो आपके परवेज लाई साहब थे, वो वर्दी में 10 साल उसको तबाना चाह रहे थे मुशर्रफ को, ये आपको उनके ऐलान तो पता ही है ना। तो इसमें हमारे यहाँ जो जितने भी तकरीबन म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं पॉलिटिशियन, वो मिडिल टीयर अपर टीयर के अच्छा वर्ड ये वही हैं कि 60-70% से भी ज्यादा पॉलिटिशियन वही हैं या उन्हीं फैमिली से हैं जो कभी नून में चले जाते हैं, कभी काफ में, कभी जुनेजो लीग में, कभी कन्वेंशनल लीग में, कभी वो। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कदगन जो मुशर्रफ साहब ने लगाई थी ना ग्रेजुएशन वाली, इस तरह की कुछ कदगन लगा दी जाए आप, और उसको वायलेट कोई ना करे कि जी इसमें इस तरह करेक्टर। जी ब्रिगेडियर साहब, 2026 के लिए मेरे पास 3 स्लोगन हैं जो कि पाकिस्तान के कौमी स्लोगन होने चाहिए। नंबर 1, एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में कौमी एजेंडा। दूसरा, सियासत नहीं रियासत। और तीसरा हो इत्तेसाब, कड़ा इत्तेसाब, फिर इंतखाब। वेरी गुड सर, ये स्लोगन बेहतरीन है सर, स्लोगन बेहतरीन है, हम इन स्लोगन में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन ये एहतसाब करेगा कौन सर? ये इदारे करेंगे, इदारों को करना चाहिए।
इदारों को करना चाहिए। और देखें, जब हर बड़े एक्शन में जब बाहर का इन्वेस्टमेंट भी वो कोशिश कर रहे हैं, जब वो अपना अस्करी डिप्लोमेसी में भी वो इन्वॉल्व है, वो अपना तमाम इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसकी फॉर्मुलेशन में इन्वॉल्व है और सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है, दाखिली मामला में और में इन्वॉल्व है, तो एहतसाब में क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकते जी? वही कर सकते हैं, मैंने और आपने तो नहीं करना ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले ब्रिगेडियर साहब, आपने 2026 के स्लोगन बताए हैं, मीडिया टाइम ग्रैब करने के हवाले से आ जाते हैं। आपके ख्याल में 2025 में किस सियासी शख्सियत ने सबसे ज्यादा मीडिया का टाइम ग्रैब किया है? तमाम सियासी जमातों को ले लीजिए, तमाम शख्सियात को ले लीजिए, ओवरऑल व्यू जानना चाह रही हूँ आपका। देखिए, मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ, किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मेरी पार्टी है पाकिस्तान पार्टी, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा जो मौजूदा मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या हमारा सोशल मीडिया, 100% वो जनाब इमरान खान से सुबह शुरू होता है, इमरान खान पे रात को खत्म होता है। टॉक शो में भी यही है, सब कुछ यही चल रहा है। जितने हमारे मेन एंकर्स हैं सारे वो इमरान खान की बात ही कर रहे हैं। वो वजह ये है ना कि वो अपना एक 2024 इलेक्शन वाला जो है मामला, उस पे एक आवाम के अंदर एक वो चीज चल रही है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई अभी भी पाकिस्तान की एक सबसे पॉपुलर पार्टी है। वो अलग बात है कि इस वक्त वो बड़ी सख्त मुसीबत में का शिकार है, उनके टॉप लीडर सारे जेल में हैं, उनको कई कई साल जो है अपना उनको कैद हो चुकी है, मुख्तलिफ केसेस में कन्विक्शन हो चुकी है। तो लेकिन मैं हैरान हूं कि फिर भी वो पार्टी जो है, वो उनके लोग जो है सैकड़ों की तादाद में अडयाला जेल पहुंच जाते हैं हर हफ्ते। मैं हैरान हूं, कभी चीफ मिनिस्टर लाहौर आया उनका केपी का, तो इतनी अपना वो सख्ती के बावजूद पंजाब पुलिस की, फिर भी जनाब वो लोगों को काफी हद तक निकालने में कामयाब हुए। सो मेरा ख्याल है कि ये बात वही आ जाती है, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप अपना विजन नहीं शो करेंगे फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान भी 2026 में ओ भाई एक कदम पीछे हटो, एस्टैब्लिशमेंट भी शायद 2 कदम पीछे हट जाए फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। ये जब तक रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मामला जो है आगे ठीक नहीं चल सकते पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियां साहब। आपके ख्याल में मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया को भी बीच में कर लें, सोशल मीडिया बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को 2025 में सबसे ज्यादा किस सियासी शख्सियत ने इंगेज रखा है? सोशल मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया भी कर लें, मेन स्ट्रीम भी कर लें, दोनों का बता दें। सोशल मीडिया को तो वैसे मैं एंटी सोशल मीडिया कहता हूँ लेकिन चले बहरहाल वो तो अपना अपना एक तरह से अमल है, ठीक है, आपका अपनी सोच है। लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें तो नंबर 1 इस वक्त जिसने मीडिया ग्रैब किया, अट्रैक्शन आई है, वो तो इमरान खान ही है, इस बात में तो दो राय नहीं है। मीडिया का सबसे ज्यादा टाइम आपके ख्याल में इमरान खान ने ग्रैब किया है। और चूंकि जाहिर वो एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉपुलर लीडर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ और मुझे तो अब 42 ईयर्स हो गए सीनियर मोस्ट पोजीशंस में, और टीवी प्रोग्राम्स भी मैं तकरीबन 2000 प्लस कर चुका हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के अंदर भी थोड़ा सा रीओरिएंटेशन की जरूरत है कि बजाय पर्सनालिटीज को या भगवान या शिव महाराज बना के पेश कर दें या किसी को रांधा दरगाह बना दें, जैसे बुजदार के पीछे पड़े क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। जी वो बुजदार साहब जी बड़े बुरे हैं, फलां है जी, ये है वो बड़ा बुरा है, और वो बहुत नेक है, वो बड़ा बद है। तो ये नेकी बदी का जो हमने इतना ज्यादा घनाउना एक मोर्चा बंदी कर लिया है, तो इतनी तो मेरा हमें मोदी नहीं बुरा लगता जिस तरह पाकिस्तान में बैठे पीटीआई वालों को शहबाज भी बुरा लगता है या उनको इमरान खान लगता है। मेरा ख्याल है कि हम भारत पाकिस्तान तो ना बनाए, मीडिया भी बना रहा है हमें पाकिस्तान के अंदर भारत भी। देखिए मियां साहब, आप क्वेश्चन को दूसरे एंगल में लेके हाँ, मैं कहता हूं वो एक अलग बात है कि आपने सियासी बातों को किस तरह से आमने सामने खड़े हुए हैं, मीडिया का किरदार क्या रहा है, उसको छोड़ के मीडिया का टाइम किसने सबसे ज्यादा ग्रैब किया, वो आपके ख्याल में इमरान खान ने किया? कोई भी नहीं। अब थोड़ा बहुत पंजाब में मोहतरमा ने लिया है जरा थोड़ा बहुत, वो भी उसमें 10% ले लें। मोहतरमा सीएम साहिबा ने कि जो उन्होंने कोई डकैतियां टुकुतियां बड़ा वो जिस तरह भी बंद हुई, वो तो अब माहिर कानून जो है वो कहते हैं जी हमारी रोटी पानी बंद कर रहे, असी डाकुआं नूं छुड़ाना सी, तो साढ़े ना मुबैना तौर पे मैं कह देता हूँ, तो ये आप क्या कर रही हैं। बाकी वो तो उनको बेचारों को मुंह की खानी पड़ी कि जहाँ कब्जे छूटे थे, मेरी अपनी ज़मीन पर कब्जा हुआ था तो मुझे डिप्टी कमिश्नर ने छुड़ा दिया था, और वो जब हम अदालतों में गए तो वो कोई मेरा ख्याल है तो मेरे को 100 साल के बाद शायद मिलता शायद ना मिलता,
तो ये कुछ चीजें हैं जिनको मैं पॉइंट आउट हो गई, मैं समझता हूँ इस लिहाज से कि वो गलत थी या सही थी, तो पॉइंट आउट हो गई, ये अच्छी बात है। मीडिया का टाइम ग्रैब कर लिया, पीटीआई ने कर लिया, इमरान खान ने कर लिया, ठीक हो गया। अब मुझे अब थोड़ा सा अदलिया की तरफ आ जाते हैं ब्रिगेडियर साहब। आईनी तरमीम हुई है जिसपे हम सब ने तनकीद भी की है, ज़ाहिर सी बात है तनकीद ही होनी थी, जिस तरह की आईनी तरमीम हुई है 26 में हुई है, 27 में हुई है। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद 2025 अदलिया की आज़ादी के लिए आपके ख्याल में एक बेहतरीन साल रहा, या ये भी बदतरीन सालों में शुमार होगा? इसको ब्लैक ईयर कंसीडर किया जाएगा, या ठीक है एवरेज रहा अदलिया के लिए, या बिल्कुल ही बहुत अच्छे सालों में कंसीडर किया जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि अदलिया की जो आज़ादी थी, अदलिया की जो एक हाथ अपना, चले आई एम यूजिंग द वर्ड न्यूसेंस वैल्यू थी, और लोग अदलिया की तरफ देखते थे, खासकर मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो चीज अब बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि अब वो हम कभी बहुत रेयरली चीफ जस्टिस की भी खबर नहीं आती है, कभी नाम चीफ जस्टिस का आता है। पहले तो इट वाज ऑल चीफ जस्टिस, उनके जनाब आर्टिकल 184(3) और उसके बाद सुओ मोटो नोटिस, तो अब वो तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी कौन जजेस हैं, कौन जजेस नहीं हैं, उनके क्या फैसले हो रहे हैं, वो भी अखबारों में, मीडिया में अब रिपोर्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना जी। तो लिहाजा वो लोगों का भी इंटरेस्ट मैंने देखा है मीडिया के अपना अदलिया में, वो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो उस लिहाज से खत्म हो गया। पहले दे यूज्ड टू लुक अप टू द जुडिशरी कि हमें रिलीफ मिलेगा, यहाँ से इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो फिर अब वो चीज में भी एक नाउमीदी जो है हमें नजर आ रही है। अब ये कितने अर्सा ये चलता है ऐसी सूरत हाल, क्या दोबारा कोई ऐसा दौर आएगा कि जब अदलिया की आजादी, अदलिया की जो पावर्स है सही मानों में क्या वो बहाल हो जाएंगी, जो कि पिछले 6 दहाइयों से अगर 27वीं तरमीम रोल बैक हो जाती है तो ये सब तो तब पॉसिबल होगा ना, अगर अदरवाइज तो 28वीं भी जब आ जाएगी उसमें भी अभी हमें नहीं पता कि मजीद क्या क्या चीजें की जाएंगी, तो फिर अभी तो अदलिया ऐसे ही चलती नजर आ रही है। देखिए अदलिया को अब एक किस्म का एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया गया है, तो वो अब एग्जीक्यूटिव का मैं ये कह रहा हूँ, अब देख रहे हैं हमारी सारी जो जिम्मेदारी है वो तो पार्लियामेंट की है ना। अब पार्लियामेंट जो है वो अपना अगर उनकी सोच यही है नेशनल असेंबली में या सेनेट में कि अदलिया की शक्ल ये होनी चाहिए, क्योंकि सियासतदान हैं वो नहीं चाहते हैं कि अदलिया स्ट्रॉन्ग हो, सियासतदानों के अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, बिकॉज माजी में वो कहते हैं कि हमने सफर किया है, हमें इन अदालतों ने अपना कन्विक्शन की, हमें ये किया, राइजिंग ऑफ द कोर्ट पे हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया, हमें वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी हमारे सियासतदानों पे, ठीक है ना जी। तो वो अब साबिक चीफ जस्टिस को भी कुछ टारगेट कर रहे हैं जो मौजूदा लोग पावर में हैं, और लिहाजा मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बदला लिया है अपने हमारी अदलिया की जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको उन्होंने बिल्कुल जो है वो खत्म कर दिया। तो ये उनके पॉलिटिकल अज़ाइम है। अब मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, असेंबली में वो बैठे हैं, पावर उनके पास है। ठीक हो गया। मियां साहब, इससे पहले कि आप अपनी लाइन बीच में ऐड करें, सेम क्वेश्चन में आपकी तरफ लिखा था, लेकिन एक दूसरे एंगल में। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको याद होगा पार्लियामानी कमेटी को ये इख्तियार दिया गया था कि वो 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करे। ताहम गवर्नमेंट को चूंकि वो सूट नहीं किया जब मौजूदा गवर्नमेंट थी, क्योंकि वहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जजेस वो जस्टिस मुनीब थे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, तो वो सूट नहीं किया उनको। बहरहाल जी हुकूमत ने उन तीनों को 3 सीनियर जजों को नज़रअंदाज किया, और नज़रअंदाज करने में वो कामयाब भी रही है काफ़ी हद तक, और चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंचों के सरबराह के तौर पर नामजद कर दिया, और हम ख्याल जजिस का बात की जाती है कि हुकूमत सामने लेके आई थी। अब इस एंगल में मुझे बताइए अदलिया की आज़ादी पे 2025 कैसा साल रहा? नहीं देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब नाराज ना हो, मैं तो इस बात से डिफर करता हूँ, आई बेग टू डिफर। वजह यह है कि ये फैशन टॉक बन गई है अदलिया की आज़ादी। मैं तो ना 26वीं तरमीम के हक में हूँ, ना 27वीं, ना एग्जेक्टिव के उसको नीचे लाने के हक में हूँ। मैं जब भी अदलिया की बात करता हूँ तो मैं अदलिया का अवाम से मुकाबला करता हूँ। मैंने आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले न्यूज़ अखबार वर्सेस अवाम कैसे? जी नहीं जी, अवाम ही रिलीफ लेने जाती है ना। अवाम जाती है, मेरे पे केस बनता है, मेरे ज़मीन पे कब्जा होता है, मैं अदालत में जाता हूँ, मेरे किसी अजीज को कत्ल कर देता है, मैं छोटी अदालत, बड़ी अदालत, अपील, सुप्रीम कोर्ट तक जाता हूँ, मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता है, तो पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है, 99% जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी सफ़र कर रहे हैं, जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, जो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मुकदमों की शक्ल में, या जो मुकदमे करना चाहते हैं रिलीफ लेने के लिए, उनके मुकाबले में तो अदलिया जो है वो तो भगवान है।
वो तो अदलिया पे तो कोई ऐसा बोझ ही नहीं है अवाम के मुकाबले में, कोई उनको बोझ नहीं है, उनको स्टैब्लिशमेंट का बोझ होगा, उनको पीटीआई के हवाले से बोझ होगा। वो भी पीटीआई वाले कल को अलाइन हो जाएं या कॉम्प्रोमाइज हो जाएं या सरेंडर कर दें तो उनके साथ भी वो ठीक हो जाएंगे। ये तो आप खुद ही कह रही हैं कि आज अदालतें जो हैं वो फलां की हम ख्याल है, कल को किसी की हम ख्याल हो जाती हैं। एक कॉन्सेप्ट है ना, एक कॉन्सेप्ट बना है कि हम जो एक दौर में वो जियाउल हक की हम ख्याल थी, जजेस थे जो 26वीं तरमीम के बाद एक कमेटी बनी थी 3 सीनियर जजेस को, उनको उन्होंने बड़ी आसानी से बड़ी सहूलत के साथ नजरअंदाज किया। मेरी अर्ज सुने, जज ना सैफ रहमान ने बनना है ना ब्रिगेडियर फरूक ने बनना है, जज नहीं जज बनना है। बात तो फिर वही आ गई ना, जब लगाना ही उन्होंने जज को, तो जज को क्या हो गया? कुछ भी नहीं, जज एंजॉय कर रहा है, हर जज जो है मादर के साथ लेकिन अवाम के मुकाबले में अपनी हेजिमनी चौधराहट पॉइंट ले ले। आपने 27वीं तरमीम में ये ऐड कर दिया जनाब कि जज की ट्रांसफर उसकी मर्जी के बगैर होगी। अगर जज जो है वो उस पे एग्री नहीं करता तो फिर वो घर जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। किसी लेफ्टिनेंट जनरल की ट्रांसफर उसकी मर्जी से होती है, कभी भी नहीं होता ऐसा। लेकिन सर उन्होंने फैसले नहीं देने होते हैं, इन्होंने फैसले देने होते हैं। अब अगर हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला जज का आ जाता है तो क्या जज की ट्रांसफर कर दी जाएगी? इस ख्याल से तो जज फैसला ही नहीं दे सकेगा। फैसला खिलाफ आता ही तब है जब कोई और ताकतें उनके पीछे होती हैं या जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लग जाती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ अदालतें, मैंने तो जो 15 साल पहले द न्यूज़ अखबार में अपने नाम के साथ कॉलम लिखा था कि पाकिस्तान की अदालतें अवाम के मुकाबले में दुनिया की आज़ाद तरीन अदलिया, दुनिया की आज़ाद तरीन। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। सिफारतकारी के हिसाब से देख लेते हैं क्योंकि लास्ट मिनट से मेरे पास। ब्रिगेडियर साहब जरा शॉर्टली मुझे बताइएगा, सिफारतकारी का साल 2025 एक बेहतरीन साल मेरे ख्याल में कंसीडर किया जा सकता है इसको, जिस तरह से पाकिस्तान ने सफारती सतह पे भी कामयाबी समेटी है, इस जंग के बाद भी पाकिस्तान का बयानिया भी ऑन किया गया है, बाय किया गया बल्कि इसको। आपके ख्याल में 2025 सिफारतकारी का साल कैसा रहा, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में जब वजीर आजम के 28 और वजीर खारजा के 43 गैर मुल्की दौरे रहे? देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये इसमें काफी ज्वाइंट काम हुआ सफारतकारी में एट नेशनल लेवल, लेकिन उसमें ज्यादा जो पलवा है वो फील्ड मार्शल के में आता है। मेरा ख्याल है उन्होंने एक बड़ा एक अग्रेसिव और स्ट्राइकिंग रोल जो है उन्होंने प्ले किया। बाकी ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है ये भी उनके साथ है, लेकिन जो डोमिनेट किया हमारी सफारतकारी वो अस्करी सफारतकारी ने डोमिनेट किया है। हमारी जो पॉलिटिकल सफारतकारी है या फॉरेन ऑफिस की, मेरा नहीं ख्याल है कि उसका उन्होंने किया है, कोशिश वो भी थे बीच में, लेकिन डोमिनेटिंग रोल हमारी अस्करी सफारतकारी का। तो और अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गया। अब देखें ना, पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने नहीं सुना था कि कोई आर्मी चीफ जो है वो ट्रंप का वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ व्हाइट हाउस में लंच करे और 2 दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको उनके साथ मुलाकात करे। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त और बल्कि दुनिया में भी वो जो टॉप लोग हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप से बात करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप जो है उनसे मामला जो है वो अपने डिस्कस करना चाहते हैं। रीजनल सिक्योरिटी हो गया, गजा हो गया, उसके बाद और ऐसे इंडिया के मामला, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह। तो आप सऊदी अरेबिया भी देख लें कि जब वो डिफेंस पैक्ट हुआ या भी पीछे लिबिया में पैक्ट हुआ तो वो अपने आर्मी चीफ उसमें थे। तो मेरा ख्याल है कि नाउ बाहर के लोग जो है वो भी समझते हैं कि एक्चुअल पावर जो है ये पाकिस्तान में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल वो अस्करी की आदत है, और यही हम मेरा ख्याल है 2026 में भी हम यही ट्रेंड जो है वो देखेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन मियां साहब आपसे, सेम क्वेश्चन कि सफारतकारी का साल 2025 कैसा रहा है? मेरा लीड तो हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने किया, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा, कोई कमजोर शख्स हो, मुल्क हो, रियासत हो और हर वक्त रोता रहे, परेशान हो, नाकाम हो, उसको कोई नहीं उसका वाली वारिस होता। जब आपने अपना आप दिखाया, अपनी हिम्मत की, जुर्रत की, तो आपके साथ दुनिया सामने आई, मैदान में हाथ मिलाया। इसको हमने कैश कराना है। मेरा गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे भागदौड़ में लगी है। इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। यही भी आपकी कामयाब सफारतकारी है कि मैं तो अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं, अमेरिका के डिप्टी एम्बेसडर के साथ मेरा यहाँ पे एक ब्रांच था, हम इकट्ठे थे, मैं 1-on-1 मीटिंग थी, उसमें मैंने चाइना के हवाले से भी और चाइना के भी
टॉप जितने डिप्लोमेट्स हैं उनसे मेरी मुलाकातें रहती हैं, तो मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि चाइना और अमेरिका का जो आपस में जितना भी ये हरीफ उनको कह लें आप, लेकिन पाकिस्तान दोनों को बैलेंस करके चल रहा है, जो मुझे बाकायदा उनकी जुबान से भी समझ आई। और जो हमने आर्मामेंट्स 81% चाइना के यूज कर रहे हैं, और पाकिस्तान का सिविल न्यूक्लियर मुआहदा चाइना से और अमेरिका से भी हम साथ चल रहे हैं कि बजाय इसके कि इन चीज़ों को रोक देते, तो ये कामयाब डिप्लोमेसी की अलामत, कामयाब डिप्लोमेसी और है सऊदी पैक्ट 2025 भी जो में। कामयाब डिप्लोमेसी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां सफर रहमान साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, 2025 का साल आज कुछ घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगा, 2026 स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए भी, आप पाकिस्तान में रहने वालों के सुकून के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी कोशिश कीजिए तब्दीली लाने की। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा दूसरों के सर पे नहीं डाल जाते। अगर हम खुद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, खुद अपने लिए बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ हम ज़ीरो से कुछ बेहतरी का आगाज़ कर सकें। हुकूमतों पर तनकीद करना हमारा राइट है, लेकिन उन पर ज़्यादा डिपेंड मत कीजिएगा। हुकूमतें ऐसी ही रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में कुछ तब्दील हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तब्दीली की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। आप सबको नया साल मुबारक और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। बशर्ते ज़िंदगी कल 2026 में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।